मेरे भाई सोनू व मेरी माता द्वारा सभी उपरोक्त संपत्ति का नामांतरण अपने व माता के नाम पर करा लिया गया है, जो कि इनके द्वारा मेरे पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक वसीयत तैयार कर मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। मेरी संपत्ति अब एक भाई के साथ पिताजी रहते हैं, मेरी संपत्ति अरे को सुनो तो अपने नाम कराकर धोखाधड़ी सुनो, की। हाँ, तो एक भाई के साथ पिताजी रहते हैं, वो सुबह शाम उनके मन में दूसरों के प्रति जहर घोल के अपने अपने आप को एक बड़ा सुपुत्र बना के और उससे प्रॉपर्टी के लिए विल करा लेता है। एक मकान है टूटे फूटी हालत में, उसकी कीमत बची है कुछ नहीं। एक मकान है आलीशान जो करोड़ों का, आप कौन सा ये तो दिया ना मकान हमने टूटी फूटी वाला, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रॉपर्टी तो दी है। एक मकान है हाईवे के ऊपर, दूसरा मकान है गली के अंदर बिल्कुल पीछे, सुनने में अच्छा लगता है, एक मकान उनको मिला एक मकान हमको मिला। मेरी FIR फिफ्थ लाइन, भोपाल में मैरिज गार्डन संचालित करता हूं। मेरी पैतृक संपत्ति हरदा में है, जो सन 2009 में माननीय न्यायालय हरदा के लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से न्यायालय निर्णय द्वारा सभी वारिसानों के मध्य बांटी हुई थी, जिसमें मेरे पिता जयप्रकाश, माता विमला, भाई सोनू व अंकुर ने स्वयं एक पारिवारिक इकाई मानते हुए हमारे हक में आई संपत्ति एक्सिस बैंक की बिल्डिंग हरदा शिवाजी वार्ड स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ओड़ा स्थित 4.77 एकड़ भूमि, जिस पर वेयर हाउस व पेट्रोल पंप स्थित है, 2 एकड़ भूमि जो हाडिया रोड पर स्थित है, मैं सभी पांचों का समान 1/5 हिस्सा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था। पिताजी के जीवित रहते मैं भोपाल में रहकर व्यापार करता था। पिताजी की मृत्यु के उपरांत मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी एक्सिस बैंक बिल्डिंग का नामांतरण मेरी माताजी के नाम से कराया जाकर उसका किराया उनके द्वारा उनके खाते में लिया जा रहा है। तो मैंने हरदा आकर जानकारी की तो पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी किसी वसीयत के आधार पर भवन का नामांतरण करा लिया गया है। तो मैं अपनी उपरोक्त उल्लेखित संपत्ति के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि मेरे भाई सोनू व मेरी माता द्वारा सभी उपरोक्त संपत्ति का नामांतरण अपने व माता के नाम पर करा लिया गया है, जो कि इनके द्वारा मेरे पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक वसीयत तैयार कर मेरे साथ मेरी संपत्ति को भी। दो चीजें हैं, गलत वसीयत और फर्जी वसीयत। अगर पिताजी आपकी प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करके अपनी एक वसीयत बना देते हैं जी, इट विल बी प्रिडोमिनेटली ऑफ अ सिविल इन नेचर। कारण क्या है कि वो जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकते थे, ये सिविल से डिसाइड होगा। परंतु एक दूसरा एग्जांपल, पिताजी के मरने के बाद उनका फर्जी दस्तखत या सिग्नेचर बना के एक वसीयत बना दी गई, वो फर्जी वसीयत कहलाएगी। आपने इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये वसीयत मेरे पिताजी के द्वारा कभी निष्पादित की नहीं गई है, ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन तो फिर आप बताइए। कोई बात नहीं ना, मैं आपके राइट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिमिनल केस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर पिताजी ने गलत तौर के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी का भी वसीयत कर दी, तो क्या वो सिविल केस होगा कि क्रिमिनल केस भी होगा? वैसे तो वो सिविल केस होगा, यही मेरा भी मानना है, सब्जेक्ट टू योर आर्ग्यूमेंट। परंतु अगर आप कहें कि पिताजी ने कभी वसीयत नहीं की जी, और मेरे भाई ने उनकी एक फर्जी वसीयत बनाई है जी, तो इस कारण से और उस फर्जी वसीयत पे अपनी सारी संपत्ति हड़प ली है, तो मैंने जैसे पहले प्रश्न पूछा था कि एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बनाना और उसको उसके ऊपर एक्ट करना, वेदर इट विल इन्वॉल्व क्रिमिनलिटी और नॉट, इनका कहना है कि इट विल इन्वॉल्व क्रिमिनलिटी। पर यहाँ पे फैक्ट्स थोड़े से FIR से डिफरेंट दिख रहे हैं। उसमें ऐसा दिख रहा है कि पिताजी से वसीयत बनवा ली। अब वो जब तक वसीयत को आप चैलेंज नहीं करेंगे, तो पिताजी ने तो साइन कर दिए हैं, पिताजी आज है नहीं, आप उसको फर्जी कह नहीं रहे हो। बट मतलब इसमें एप्लीकेंट को ये नॉलेज में था। अरे मेरे भाई सब कुछ ठीक है, हमारा क्वेश्चन इतना है क्या क्रिमिनल इंग्रेडिएंट है कि नहीं। मैं राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्रिमिनल इंग्रेडिएंट ऐसे आएंगे कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने वसीयत के थ्रू अपने नाम पर की थी, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उस सिविल सूट से 2009 में, उसके लिए आपको ये सूट फाइल करना पड़ेगा या एग्जीक्यूशन लगाना पड़ेगा, जो भी आपको समझ में उचित लगे कि साहब मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में वसीयत नहीं हो सकती थी, तो जो पिताजी ने वसीयत की है वो गलत की है। अगर आप ये कहते हैं कि वसीयत मेरे पिताजी के द्वारा निष्पादित नहीं है, किसी ने उनके फर्जी दस्तखत करके ये किए हैं, तब तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता ही बनता है। सब आपको क्या लगा था कि आपका जूनियर संभाल नहीं पाएगा? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं, हाउसन के बाद से इन्हीं को दे दिया सर आप रिपोर्ट। इन्होंने दो चीजें बिल्कुल सही कही। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि इफ अ फोर्स डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एंड इफ इट इज यूज्ड एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, वेदर द क्रिमिनल इंग्रेडिएंट वुड बी देयर और नॉट। उन्होंने कहा है, होगा। मैंने कहा अब इस केस में बताओ, तो इनका कहना था कि इस केस में इनका कुछ कहना ही नहीं है कि मैंने फर्जी बनाया है। मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। नहीं, अभी तो will है, let's assume for the sake of there's a will which has been executed until that will is set aside by competent court. You are right. वो एक स्टेप आगे जाने वाली बात तब आएगी कि पहले आप क्रिमिनल इंग्रेडिएंट, जैसे वो अमित कपूर वाला जजमेंट है, अमित कपूर, उसके पहले एक सरदार सदरूल, तो उसमें अगर क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स हैं merely because the civil ingredients are also involved, that doesn't mean कि केस कैन नॉट, अरे है
निकालना नहीं नहीं अमित कपूर है और the लेकिन criminal मैं court आपके cannot go on. I'm not on that issue. I'm on a different issue. What मैं आपसे कह रहा हूँ, क्रिमिनल केस का स्कोप डिफरेंट है, सिविल का डिफरेंट बिल्कुल है, अलग है. तो वो एक अलग बात है। परंतु आपके जूनियर ने सबसे पहले लॉ को प्रॉपरली इंटरप्रेट बिल्कुल करके सही. ये कहा, and he was right कि that merely because some civil ingredients are involved in a case, that doesn't mean that the criminal case cannot take place. It can go on. The But- two parallel proceedings yes. can go on. But if the matter is predominantly of civil Civil in nature. nature, then it should not be given the color of criminal case. Criminal should not be given a सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई he was right so far as Sir, he is right on that issue. then on factual aspect he said कि सर फर्जी वाला कोई एलिगेशन नहीं। नहीं है। जैसे ही मैंने एफआईआर पढ़ी तो मैंने स्विच ओवर कर दिया इनकी Sir, तरफ। They cannot say तब तक आप आ गए। the reason is अच्छा दस साहब, अगर आपको ये बताया जाए कि आपके एब्सेंस में सुनने के बाद अगर मैं कन्विंस नहीं हूं तो आपको बुलवाऊंगा ही। तुम्हें चला जा रहा है. नहीं नहीं ऐसा भी आ गया तो अभी मत जाओ। नहीं नहीं मैं जा रहा. वो they cannot say दस this will. साहब जब तक हारने का ठीकरा इनके कंधे पे फूटने का डर होगा ये आर्ग्यू नहीं करेंगे। मैं तो बोला वो ठीकरा मैं वो ठीकरा मैं अपने ठीकरा आपको वो ठीकरा मैं लेता हूँ ना. सर, अलाउ नहीं, करने का दो उनको बता चीजें दो. दो चीजें आपका नाम लिखा देना एब्सेंस में और आपसे बहस सुनना, इनके ऊपर बहुत इफेक्ट अलग करेगा। ये कहीं ना कहीं पे सिर्फ आपका नाम आने के करके फिर भी अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस फील करते रहेंगे कि यार शायद मेरे से नहीं हुआ है, पर अगर आपको हमने बुला के मौका दे दिया तो ही विल बी रिलीव्ड ऑफ ऑल द प्रेशर्स। अब मुझे डायरी दिखाइए। इसमें एक चीज है, वो अपनी विल को इसलिए फोर्ज नहीं कह सकते हैं क्योंकि विल में फादर ने इनको भी प्रोटेक्ट किया है. सर देखिए दो चीजें, एक प्रॉपर्टी जो है मेट्रोपॉलिटन में, दूसरी गांव में, दोनों प्रॉपर्टियों की वैल्यूज क्या है सर एवरीबॉडी नोस। नहीं तो गांव वो- की नहीं है, भोपाल की प्रॉपर्टी इनको दी. अरे सर भोपाल की प्रॉपर्टी जो है वो है आपके बिल्कुल नाले के बाजू वाला एक प्रॉपर्टी। अरे सुनो तो, एक प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल नाले के बाजू में जहाँ 24 घंटे बास आती बदबू आती है है, और एक है जो वहाँ पे गार्डन के पास में सिर्फ सुगंध आती है. तो अलग अलग चीज जो आप बोल रहे हो, बट वो ऐसा नहीं हुआ ना. इनकी बहू को भी प्रोटेक्ट किया. अरे भाई साहब पर लेकिन देखिए वो मैरिज का एविडेंस का मैटर हो जाएगा, तो दैट विल बी बियॉन्ड माय स्कोप। दैट इज व्हाई से दे कैन नॉट से दैट इट इज द. नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे पिता के साथ षड्यंत्र पूर्वक वसीयत तैयार कर मेरे साथ, आपने ये कहीं एलिगेशन नहीं लगाया है कि टेस्टेटर के सिग्नेचर्स नहीं है। एंड इट इज द रजिस्टर्ड विल. अब वो भी ही वाज राइट कि भी रजिस्टर्ड विल, दैट डजंट मीन कि भाई उसके लिए कुछ It- प्रिजम्पशंस हैं, बट दैट डजंट मीन कि इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। इट कैन बी चैलेंज बट इट हैज टू बी चैलेंज बिफोर द. वो ठीक है, वो ठीक है। तो सर आप बताइए ना कि आप कहाँ कह रहे हो कि ये फर्जी है? गलत और फर्जी में अंतर होता है। गलत विल है, आपके प्रॉपर्टी को ग्रैब कर रही है, फाइन नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए सिविल सूट पे जाना पड़ेगा। फर्जी विल है, अपार्ट फ्रॉम सिविल सूट क्रिमिनल केस विल ऑल्सो कैन ऑल्सो गो ऑन। सर बताइए ना। इनके द्वारा मेरे पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक वसीयत तैयार कर मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। मेरी संपत्ति अब एक भाई के साथ पिताजी रहते हैं, मेरी संपत्ति अरे को सुनो तो, अपने नाम कराकर धोखाधड़ी सुनो, की। हाँ, तो एक भाई के साथ पिताजी रहते हैं, वो सुबह शाम उनके मन में दूसरों के प्रति जहर घोल के अपने आप को एक बड़ा सुपुत्र बना के और उससे प्रॉपर्टी के लिए विल करा लेता है। तो कोर्ट द्वारा ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का भाई साहब तो कंटेंट में चले जाओ ना, कौन मना कर रहा है? ऑलरेडी डिक्री हो चुकी थी जिसमें ये खुद भी पार्टी थे, एप्लीकेंट भी उसमें पार्टी थी। सवाल इस बात का नहीं है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके राइट्स डिसाइड करने वाली बात कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्रिमिनल इंग्रेडिएंट है कि नहीं, बस इतनी बात कर रहा हूँ। धोखाधड़ी का इंग्रेडिएंट्स तो है। क्या धोखाधड़ी हो गई? नॉलेज में था कि सिविल सूट का मतलब सिविल कोर्ट द्वारा ये प्रॉपर्टी मेरे भाई को दी गई हुई है, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे वसीयत किसने वसीयत की थी? पिता ने वसीयत की थी, पिताजी ने बट की थी। उसका इन्फॉर्मेशन छोटे भाई को कोई देना बात नहीं, चाहिए था कोई कि बात आपकी नहीं। ये प्रॉपर्टी पिता तो द्वारा मेरे नाम- इतना भी सिविल डिस्प्यूट को इतना नहीं खींच पाएंगे कि वो पर्पस ही खत्म हो जाए। वो बिल उस एक्सीड कर रही है जो शेयर को, वहां तक नल एंड वाइड डिक्लेयर हो सकती है। उसमें क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स कैसे आ रहे हैं? बस इतना आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी थी, इन्होंने हड़प ली। उस फर्जी बिल के आधार पे फिर फर्जी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, फर्जी कहाँ लिखा उतना ही मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बस दिखा दो कि ये फर्जी है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा ही नहीं। अब 10 साहब आ ही गए हैं। क्या करोगे उस पर? सब आपका तो नाम ना लिखाऊंगा 10 साहब, लिखा दूं? नहीं लिखाना. नहीं वैसा कोई इशू नहीं, नहीं लिखाना. मैं यही सुनना चाह रहा था। मैं ये नहीं लिखाना. नहीं ऐसा नहीं है, यू केम रशिंग, ऐसा नहीं है। No sir. अरे Let them छोड़ो also have that happiness of allowed in the name. सर, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द फियर ऑफ लूजिंग द केस, राइट? ठीक है, हाँ, डिस्पोज ऑफ